केशव, काट दो शीट। लाइव है क्या? अच्छा। कचरा गैंग एक्टिव हो गया है। चलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाइए, पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। आ, हम लोगों ने मेरे प्यारे भाई डेविएशन नाम का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया। हमने मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पूरा पढ़ लिया। बस एक टाइप हमारा छूट गया था। मैंने बोला था इसे कल बताऊंगा। ये टाइप जरा आप पहले पूरा सवाल पढ़ो, फिर मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूं। और मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं आता है। 4-5 सवाल ही इस पे आ रखे हैं, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए रिवर्स मेथड। यहां लगेगा मेरे प्यारे में रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड यानी कि इस सवाल में आपको उल्टा सोचना है। देखिए प्यारे बच्चे, एक गुजराती इंप्लॉयर रामू, उसको प्रमोशन मिला। प्रमोशन से उसकी सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ गई। ये परसेंटेज में दिया है कि रामू की सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ गई। प्रमोशन हुआ। अब मेरे प्यारे भाई, लेकिन रामू छुट्टी बहुत मारता है, काम में कंसिस्टेंस नहीं है। उसके बाद रामू की सैलरी 2550 रुपए कम कर देगी। तो दो एक्शन हो गए। पहले रामू की सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ी, फिर 2550 रुपए कम कर दी गई। फिर रामू का मेरे प्यारे में ट्रांसफर हुआ दिल्ली। दिल्ली महंगा शहर है, रामू का ट्रांसफर दिल्ली हुआ। दिल्ली महंगा शहर है। अब उसलिए उसकी सैलरी फिर से 12.5% बढ़ गई। यानी कि 3 चेंज आपको यहां पे दिए गए। रामू की सैलरी पहले 26 सही 2/3% बढ़ी, फिर 2550 रुपए कम हुई, फिर तिबारा 12.5% बढ़ी। अब रामू की सैलरी 15,300 रुपए। अब रामू की प्रेजेंट सैलरी 15,300 रुपए। बताओ उसकी स्टार्टिंग में सैलरी क्या थी? सबने सवाल पढ़ लिया। रिवर्स मेथड लगेगा कहां पहले जानो। देखिए, अगर केवल परसेंटेज में चेंज दे रखा है, केवल परसेंटेज में चेंज दे रखा है, तो वहां मेरे प्यारे भाई आप सक्सेसिव का मेथड लगाओगे। लेकिन यहां परसेंटेज में चेंज नहीं है, बीच में एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। भाई पहले रामू की सैलरी 26 से 2/3% बढ़ रही थी, फिर 2550 रुपए कम हुई, फिर दिल्ली ट्रांसफर हुआ, फिर दोबारा सैलरी 12.5% बढ़ी। तो बीच में एग्जैक्ट दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ। तो मेरे भाई आपको यहां पर रिवर्स मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछिए। एक एक एक्शन पे ध्यान दो। रामू की सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ी। 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/15। याद है आपको? भाई 26 सही 2/3%। बहुत टाइम वेस्ट करवाते हो यार तुम मेरा। 26 सही 2/3% मतलब 20%, 1/5 प्लस 6 सही 2/3%, 1/15, 4/15 होता है। यानी कि रामू की सैलरी 26 सही 2/3%, यानी कि 4/15 बढ़ी। 4/15 बढ़ने का मतलब रामू की सैलरी अगर पहले 15 थी, तो 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई। रामू की सैलरी अगर 15 थी, रामू की अगर इनिशियल सैलरी 15 थी, तो 15 से 4 बढ़ के 19 होगी। ये पहला एक्शन है, पहला एक्शन। 19 हो गई। फिर 19 यूनिट के बाद रामू की सैलरी दोबारा 2550 रुपए कम कर दी। रामू काम पे आता नहीं, छुट्टी मारता है, तो रामू की सैलरी 2550 रुपए कम कर दी। तीसरा एक्शन है। फिर रामू का दिल्ली ट्रांसफर हो गया। दिल्ली ट्रांसफर हो गया, अब उसकी सैलरी दोबारा 12.5% बढ़ गई। 12.5% का मतलब होता है 1/8। रामू यानी रामू की सैलरी 8 थी, तो 8 से बढ़ के 9 हो गई। रामू की सैलरी 9 होगी, 8 से 9। ये पहला एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है, ये तीसरा एक्शन है मेरे भाई। बोले रामू की प्रेजेंट सैलरी 15,300 है। फाइनल सैलरी, रामू की फाइनल सैलरी 15,300 रुपए है। इनिशियल वैल्यू पूछी है मेरे प्यारे भाई, इनिशियल वैल्यू पूछी है। यानी कि आपको फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। रिवर्स मेथड इसलिए नाम है कि आपको यहां पे उल्टा रिवर्स सॉल्व करना है। इस रेशियो को कनेक्ट मत करना मेरे भाई। रामू की सैलरी पहले 26 सही 2/3%, 4/15 बढ़ी, 15 से 4 बढ़ के 19 हुई, फिर 2550 रुपए कम हुई।
क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। फिर रामू की सैलरी दिल्ली ट्रांसफर हुआ, 12.5% बढ़ी, 8 से 9, 3 एक्शन हुए। रामू की फाइनल सैलरी 15,300 हो गई। तो 9 की वैल्यू 15,300 रुपए, कितने गुना? 1700 गुना। 17 निम्मा 153। तो 8 की वैल्यू भी 1700 गुना होगी। 8 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 1700 गुना होगी। कितना होता है? 17 8 136, यानी कि 13,600 रुपए। यानी कि दिल्ली ट्रांसफर होने से पहले रामू की सैलरी 13,600 थी। 13,600 को 12.5% बढ़ाने से 15,300 आया। बताओ। अब आप मुझे ध्यान से सोचना मेरे प्यारे भी, ध्यान से सोचना, ध्यान सोचना। ये सैलरी कितनी होगी? ये सैलरी भाई, रामू की सैलरी पहले 15 यूनिट थी, बढ़ के 19 यूनिट हुई, फिर 2550 रुपए कम हुई। रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 है। रामू की सैलरी 2550 रुपए माइनस करने के बाद 13,600 है। रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 है। फिर 13,600 को 12.5% बढ़ाया, तब 15,300 हुई है। तो रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 है। तो ये रामू की सैलरी यहां कितनी रही होगी? 13,600 से 2550 रुपए ज्यादा है। 13,600 से 2550 रुपए ज्यादा। कितना आ जाएगा मेरे प्यार भाई? 16,150 रुपीज आ जाएगा। 16,150 रुपीज, यानी कि रामू की सैलरी 16,150 रुपीज होगी। 16,150 को 2550 रुपए कम करोगे, उसके बाद 13,600 आएगा। 16,150 को 2550 रुपए कम करोगे, उसके बाद 13,600 रुपए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? रामू की सैलरी ये 16,150 है, 2550 कम करेंगे जब 13,600 आएगा। तो ये रामू की सैलरी होगी 16,150। 19 यूनिट की वैल्यू 16,150 है। कितने गुना? 19 अट्ठे 152 और 9 19 पंजे 95, 850 गुना। ये 850 गुना है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। क्लियर है? तो ये इनिशियल सैलरी भी 15 का 850 गुना होगी। अब आप बताओ। यस सर। 15 का 850 गुना कितना होगा? 15 अट्ठे 12,000 और 750, यानी कि 12,750 रुपए। तो रामू की जो इनिशियल सैलरी थी वो 12,750 रुपए है। ए ऑप्शन आंसर है। तो ये है मेरे दोस्तों इस सवाल को करने का रिवर्स मेथड। ठीक है? तो परसेंटेज चेंज में अगर बीच में एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो आपको ऐसे रिवर्स उल्टा सॉल्व करना होता है। उल्टा। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा मेरे प्यारे भाई, कोई आसान चीज नहीं है। ठीक है? 131 बता दिया। 96 कह रहा है बच्चा। 96 मैंने होमवर्क दिया था। नाइन्टी सिक्स नहीं कर पाएगा, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब आप इसे खुद से कर सकते हो। केशव कट की शीट। चलो मैं बता देता हूं। चलिए बताइए। 2021 में एक सिटी में जून महीने में 30% लोगों का, जुलाई महीने में मेरे प्यारे भाई रिमेनिंग 50% को, और अगस्त के महीने में रिमेनिंग 20% लोगों को कोविड-19 के टीके लगे। फिर भी 84,000 लोग ऐसे हैं जिनको जो वैक्सीनेशन से बच गए, जिनके जो है वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। तो सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? टाउन में हर आदमी वैक्सीनेशन के एलिजिबल है। यार ये तो सक्सेस का सवाल है। फाइनल वैल्यू दी है आपसे, इनिशियल वैल्यू पूछी है। मान लीजिए कि एक सिटी में मेरे प्यारे भी कुछ लोग हैं। एक सिटी में कुछ लोग हैं। एक सिटी में मेरे दोस्तों कुछ लोग हैं, उसमें से जून के महीने में 30% लोगों को वैक्सीनेशन लग गया कोविड-19 का।
जून के महीने में 30% लोगों को कोविड-19 का टीका लगा। अब 30% लोगों को टीका लगने के बाद, 30% लोगों को इंजेक्शन लगने के बाद जो लोग बचे, जब भी रिमेनिंग शब्द आएगा, रिमेनिंग का मतलब होता है सक्सेसिव। कुल पॉपुलेशन में से 30% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, 30% लोगों के वैक्सीनेशन के बाद जो लोग बचे, फिर रिमेनिंग का 50% लोगों को टीका लगा जुलाई के महीने में। रिमेनिंग में से 50% लोगों का जुलाई के महीने में वैक्सीनेशन हुआ मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। फिर 50% लोगों का वैक्सीनेशन होने के बाद जितने लोग बचे, फिर रिमेनिंग का 20% लोगों को टीका लगा अगस्त के महीने में। बचे लोगों का 20% वैक्सीनेशन हुआ अगस्त के महीने में। तो बचे लोगों में से 20% को अगस्त के महीने में वैक्सीनेशन लग गया। फाइनली 84,000 लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के बिना रह गए, जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई। ये फाइनल वैल्यू आपको दी है और आपसे सिटी की टोटल इनिशियल पॉपुलेशन पूछी है। तो क्या ये सक्सेसिव का सवाल आप कर नहीं सकते थे मेरे भाई? इतने बेकार और घटिया बालक हो, ये 50 सवाल आपको सक्सेसिव के करा दें तो भी आपसे एक नहीं होता। किसी ऐसे टीचर से पढ़ते जो सवाल ही आपको 5 करवाता है, तो तुम्हारा क्या हाल होता? कुछ भी नहीं सीखते बेटा तुम, बस सिलेबस ही पूरा होता, फिर तुम सीखते कुछ नहीं, नौकरी नहीं लगती। मैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे 50-50 सवाल करा रहा हूं। कहीं ऐसी जगह पढ़ते जो टीचर ही 4 ही सवाल कराता है, 3-4 सवाल, उससे ज्यादा हिम्मत ही नहीं है, क्या हाल होता? आप सोचो जरा। आप वो बच्चे हो जिनको ट्रेन करने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के 40-40, 50-50 सवाल कराने पड़ते हैं। ठीक है जी? बताइए जी क्या आंसर है अब इसका? आप तो कर लोगे ना। तो जहां भी रिमेनिंग शब्द आएगा, रिमेनिंग का मतलब है सक्सेसिव। रिमेनिंग का भाई 100% पॉपुलेशन है, 30% लोगों को जून में वैक्सीनेशन लग गया, फिर जो लोग बचे, 30% का वैक्सीनेशन होने के बाद जो लोग बचे। देखो इस सवाल का डाटा बहुत आसान है। जब सवाल का डाटा आसान होता है तो 100 मान के भी कर सकते हैं। यहां पे आपके पास दोनों रास्ते हैं, या तो आप रेशियो से करो, रेशियो में आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप 100 मान के भी कर सकते हो कि माना जैसे पॉपुलेशन 100 है, 100 मान लिया मैंने, हर चीज 100 होती है ना। अब 100 में से 30%, 30 लोगों को जून के महीने में वैक्सीन लग गई, तो बचे कितने? 100 में से 30 घटाओ, 70 लोग बचे। 70, फिर 70 का 50% आधा, 70 का 50% आधा क्या होता है? 35। 35 लोगों को जुलाई में वैक्सीनेशन लग गई, तो बचे कितने? 35 लोग बचे। 35 बचे। फिर बचे 35 लोगों का 20%, 35 का 20% कितना होता है? 7। 7 लोगों को वैक्सीनेशन लग गई अगस्त के महीने में, तो कितने लोग बचे? 35 में से 7 घटाइए, कितने लोग बचे? फाइनली 28 लोग बचे। और कितने लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई? 84,000। तो 28 की वैल्यू 84,000 है, 3,000 गुना, 3000 टाइम। तो 100 की वैल्यू भी 3,000 गुना होगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि 3 लाख। 3 लाख लोग, 3 लाख लोग इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर सवाल का डाटा बहुत आसान है तो 100 मान के भी कर सकते हैं। और रेशियो मेथड तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, ऐसे सवालों का रेशियो सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है बच्चे? तो यार ऐसा ना करा करो, अगर मैं आपको 20, 25, 50 सवाल करा रहा हूं तो मैं आपको 2-4 होमवर्क देता हूं, वो खुद करा करो। कैसे भी करो, वही किसी से पूछो, लाइब्रेरी में पूछो, दोस्तों से पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, खुद भी एफर्ट डालो, खुद भी थोड़ी रिसर्च करो। खत्म हो गया मेरे भाई ये। इसकी आखिरी शीट हम करेंगे, आखिरी शीट में इलेक्शन और मिसलिनियस क्वेश्चंस है मेरे भाई। ठीक है? हमने आपको परसेंटेज नहीं, परसेंटेज में 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए, डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब शुरू करते हैं। केशव लगा दो शीट। छोटी सी शीट है मेरे प्यारे भी, तुरंत खत्म करके हम मेरे दोस्तों शुरू करेंगे रेशियो। अब यहां पे मेरे प्यार में दो, पहला टाइप है, तीसरी शीट में पहला टाइप है इनकम बेस्ड। पहला टाइप है इनकम बेस्ड। आप कहोगे सर
इनकम बेस्ड। आप कहोगे सर इनकम बेस्ड सवाल तो करा दिए, ये फिर क्या बता रहे हो आप? देखिए ये अलग है बेटा, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दो तरीके। एक तो बनते हैं सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, और एक बनते हैं रिमेनिंग वाले, एक बनते हैं मेरे प्यारे में रिमेनिंग वाले क्वेश्चन, रिमेनिंग वाले। दो तरीके के सवाल इसमें बनते हैं, ठीक है, रिमेनिंग वाले क्वेश्चन। और तीसरे बनते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस, यानी कि जिनका ना कोई सिर है ना कोई जात बिरादर है, समझे? आप बोलोगे आंसर। जो रिमेनिंग वाले क्वेश्चन मैंने समझा रहा हूं, जहां रिमेनिंग शब्द आएगा वहां लगता है सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट, वो सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट से लगेंगे मेरे भाई, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलो ये अलग है मेरे भाई, अभी तक जो हमने इनकम वाले सवाल करे उनसे अलग है। लगाना किशो, सारे कट के कितने? अच्छा 45 सवालों की शीट है बच्चों ये। शीट मैंने अपडेट कर दी है और अपलोड हो जाएगी आज ही। तो पहला टाइप है इनकम बेस, इसमें सिंपल वाले क्वेश्चन। जैसा ये देखिए, अमेलिया अपनी इनकम का 68% बचाती है। अमेलिया का मंथली खर्चा 25,720 है। उसकी मंथली बचत कितनी है? मंथली बचत कितनी, ये सवाल है, सवाल नंबर 1। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो यहां से कई सारी चीजें बन सकती हैं। सवाल में पहली लाइन ये दी है, अमेलिया अपनी इनकम का 68% बचाती है। अमेलिया का खर्चा 25, मंथली खर्चा 25,720 है, तो उसकी मंथली बचत कितनी? देखिए हर आदमी की मंथली इनकम 100% होती है, 100%। अगर कोई आदमी 100% में से 68% बचत कर रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है? खर्चा 100% में से अगर कोई 68% बचत कर रहा है तो 100 में से 68 घटाइए, बाकी का 32% खर्चा कर रहा है। 32% की ही वैल्यू सवाल में 25,720 रुपए दी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये 32% की वैल्यू है। सवाल में पूछा है मेरे प्यारे भाई यहां पे बचत, यानी कि 68% की वैल्यू पूछी है, 68% की वैल्यू यहां से पूछी है। 32% की वैल्यू दी है, 25,720 32% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 32। 68% की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 68, ये आपका आंसर है। ये इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। बताओ क्या आएगा आंसर जल्दी से। 32% की वैल्यू दी है, 68% की वैल्यू पूछी है। देखिए ऑप्शंस यहां पे काफी ज्यादा है, दूर दूर है, तो मैं ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अप्रोक्स देखूंगा। कैसे अप्रोक्स देखूंगा? सुनना, एक बात बताना, 32% का दुगना होता है 64%। दुगना 32 का दुगना 64% होता है, ये 68% है, यानी कि दुगने से ज्यादा है। अगर ये दुगने से ज्यादा है तो ये भी दुगने से ज्यादा आएगा। 25,000 का दुगना 50,000 से हल्का सा ज्यादा है, यानी कि 50,000 से हल्का सा ज्यादा आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है पहला, बात खत्म। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 32% का दुगना होता है 64%, ये 68, यानी कि दुगने से हल्का सा ज्यादा है। तो यह है लगभग 26,000, मान लो 26,000 का दुगना 52,000, तो यह भी 52,000 से हल्का सा ज्यादा आएगा। और 52,000 से हल्का सा ज्यादा एक ही ऑप्शन है 54,655, बात खत्म। यह है कैलकुलेशन के असली तरीके।
और ये कैलकुलेशन की ट्रिक आपको कैलकुलेशन की क्लास में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सवाल से ही समझा सकता है टीचर। जब सवाल होगा, ऑप्शन होंगे, तभी आप समझोगे। ठीक है जी। 32 का दुगुना 64%, लेकिन ये 68 है, तो दुगुने से ज्यादा है, तो ये भी दुगुने से ज्यादा है। क्लियर है? सेविंग। अगर सपोज इस सवाल में आपसे इनकम पूछता तो 100% के लिए निकालते। अगर आपसे सवाल में पूछता मंथली इनकम कि बताओ मंथली इनकम क्या है, 32% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 25,720/32। मंथली इनकम पूछता तो 100% के लिए निकाल लीजिए, गुणा 100, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तीन बार बता दिया सुनीता सैनी मैंने, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी ना बच्चों को कंफ्यूज कर देता है यहां पे। अगर सपोज एग्जाम, सवाल भूल जाओ, सवाल क्या है, सवाल का तेल लेने, जो मैं पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो। अगर मंथली इनकम ना पूछ के ईयरली इनकम पूछता, अगर मंथली इनकम ना पूछ के आपसे ईयरली वार्षिक इनकम पूछता, ईयरली का मतलब होता है एक साल की कमाई, एक साल में 12 महीने होते हैं, ये मंथली इनकम आई है, क्योंकि सब कुछ सवाल में मंथली दिया है, मंथली। अगर आपसे ईयरली इनकम पूछता तो इस आंसर को 12 से गुणा करनी होती, एक महीने की कमाई को 12 से गुणा कर दो, पूरे 12 महीने, ये एक साल की कमाई आ जाएगी। समझ में आया? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्लियर है? आगे चलो, अगला सवाल। ढंग से सुना करो, ढंग से मैं बात बोल के निकल जाता हूं, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहां रहता है। लिखी हर बात बोर्ड पर लिखी नहीं जाती, कुछ केवल बोली जाती हैं। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन, एक और सवाल है। आयुष, सिंपल क्वेश्चन में रिमेनिंग नहीं आता। आयुष स्पेंड 25% ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, 26% on food, 23% on children education, 19% on recreation entertainment पे। ही डिपॉजिट रिमेनिंग अमाउंट इन 26,600 इन बैंक, बाकी 26,600 रुपए बैंक में जमा करता है। तो पूछा है वो भोजन पे और मनोरंजन पे कुल मिलाकर कितना पैसा खर्च करता है। देखिए, आयुष जो भी कमाता है 25% खर्च करता है इंश्योरेंस पॉलिसी पे, बीमा कर रखा है, 25% इंश्योरेंस पॉलिसी पे खर्च करता है आयुष। 26% वो फूड खाने पे खर्च करता है, 26%। 23% बच्चों की एजुकेशन पे, चिल्ड्रन एजुकेशन पे 23% खर्च करता है, चिल्ड्रन एजुकेशन पे। 19% एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट पे 19% खर्च करता है, और बाकी 26,600 रुपए वो बैंक में जमा कर देता है। भाई हर आदमी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है कि बैंक में भी थोड़ा थोड़ा जमा होता रहे। पूछा एंटरटेनमेंट और भोजन पे मिलाकर कितना खर्च हुआ। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, पूरा बता रहा हूं। अगर ये सवाल केवल आपको सॉल्व करना है, सवाल में पूछा है फूड और एंटरटेनमेंट पे कुल कितना खर्च हुआ, फूड पे खर्च हुआ 26%, एंटरटेनमेंट पे 19%, दोनों पे मिलाकर 26 और 19 45% खर्च हुआ, 45% दोनों पे मिलाकर। तो आपका जो भी आंसर आएगा 45 का मल्टीपल आएगा, 45 में 9 आता है, 9, 45 में 9 आता है, 9 से कटने वाला नंबर, 9 से कटता है 195 नहीं, 9 से ये कटता है 162, 9 से 183 नहीं कटता, 9 से ये कट रहा है। तो मैं दो ऑप्शन में फंस गया, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। तो मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा जी, ये सवाल सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन दो ऑप्शन हट गए। चलो देखो, हर आदमी की इनकम 100% होती है, हर आदमी की इनकम 100% होती है, टोटल इनकम 100%, 100 में से कितना खर्च कर दिया, 25 और 26 51, 51 और 19 70, 70 और 23 93%, 100 में से 93% खर्च कर दिया बच्चे। टोटल जोड़ लीजिए, 100% में से टोटल कितना खर्च कर दिया, तो आप कहोगे
25, 26, 51 और 19, 70 और 23, 100 में से 93% खर्च कर दिया सब पे मिलाकर। तो बचा कितना? 100 में से 93 घटाओ, बचा 7%। और सवाल के अनुसार कितना बचा? 26,600 रुपए बचा। 7% की वैल्यू 26,600 रुपए है। बचा 7%, उसने बैंक में जमा कर दिया। बैंक में कितना जमा करा? 26,600 रुपए बैंक में जमा किया रिमेनिंग। 7% के लिए 26,600, 1% की वैल्यू क्या आएगी? 7×21, 7×8 56, 3,800 रुपए 1% की वैल्यू। अगर सवाल में यह पूछा होता कि आयुष की कुल अमाउंट या इनकम क्या है, अगर आपसे कुल इनकम पूछा होता 100% की वैल्यू निकाल लेते 3,80,000, आंसर आ जाता 3,80,000। लेकिन सवाल में यह पूछा है कि फूड एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च हुआ। 45% की वैल्यू पूछी है। 1% की वैल्यू 3,800, 45% की वैल्यू 45 गुणा 3,800 ही आएगा। जब हम ये गुणा करेंगे 38 में 19 आ रहा है, जो भी नंबर आएगा 19 से कटेगा। 19 से ये नंबर नहीं कटता बेटा, 19 से ये नंबर कटता है। ये आंसर है डी। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? कर लोगे क्या? अब आप इस तरह के सवाल कर लोगे? मुझे लगता है इस तरह के सवाल आप कर लोगे। ये हुआ बेटा सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन ये ज्यादा नहीं आते पेपर में, ठीक है ना। बेसिक सवाल होते हैं, ये ज्यादा नहीं आते। असली जो सवाल है वो ये है मेरे भाई, रिमेनिंग। रिमेनिंग वाले देखो बच्चों, रीता अपनी मंथली इनकम का 25% घर के किराए पे खर्च करती है। ये दूसरा टाइप आ गया, इसी में दूसरी वैरायटी आ गई है। रीता अपनी मंथली इनकम का 25% घर के किराए पे खर्च करती है एंड 30% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का 30% खाने पे खर्च करते, खाने पे। उसके बाद वो 5,250 रुपए बचाती है। इनकम क्या है देखो मेरे भाई, इनकम में से खर्च करने के बाद, इनकम में से खर्चा घटाने के बाद फाइनल क्या बचता है? सेविंग्स आती है। इनकम में से खर्चा घटाओगे बचत। रीता एक लड़की है मेरे प्यारे भाई, जो कुछ पैसा कमाती है, उसमें से 25% का वो रेंट देती है। अपनी इनकम का 25% रेंट देती है रीता। समझ में आया? रीता अपनी इनकम में से 25% रेंट देती है। रेंट देने के बाद जो बचा, रेंट देने के बाद जो बचा शेष राशि, 100 रुपए रीता ने पैसा कमाया, इनकम आई, रीता की सैलरी आई, इनकम में से 25% रेंट दे दिया। अब रेंट देने के बाद जो बचा, जो रिमेनिंग इनकम है, उस रिमेनिंग इनकम का 30% रीता खाने पे खर्च करती है, खाने पे, फूड पे। और बाकी का 5,250 रुपए वो बचत कर लेते, सेविंग कर लेते, 5,250 रुपए बचत कर लेती है। पूछा है रीता की मंथली इनकम क्या है। तो ये सक्सेसिव का सवाल है, जहां फाइनल वैल्यू आपको दी है फाइनल, और इनिशियल वैल्यू इनकम पूछी है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे सवालों में रेशियो बेस्ट होता है। रेंट पे कितना खर्च किया? 25%, 1/4। खाने पे कितना खर्च किया? 30%, 3/10। रेंट पे 1/4 खर्च किया, 4 में से 1 खर्च किया, बचा कितना? 3। खाने पे 3/10 खर्च किया, 10 में से 3 खर्च किया, बचा कितना? 7। तो आएगा 21/40। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो, यानी कि रीता की अगर इनकम 40 है, अगर रीता की इनकम 40 है, तो इस हिसाब से खर्च के बाद 21 बचा। बचा कितना? 5,250 रुपए। कितने गुना? 21 दूनी 42 और 10, 21 पंजे 105, 250 गुना। तो 40 की वैल्यू भी 250 गुना आएगी, यानी कि 10,000 रुपए। तो रीता की जो इनकम है वो 10,000 रुपीज है। यही आंसर है, 10,000। समझ में आया? 12,000, 11,000 वाले कबाड़ो, 10,000 आंसर है। जल्दी से करना। अगला सवाल ये बताइए, सवाल नंबर 4। ध्यान से पढ़ेगा बेटा, गलती करेंगे सवाल बच्चे, ध्यान से पढ़ेगा।
भवानी ने अपनी मंथली इनकम का 15% बच्चों की एजुकेशन पे और 20% भोजन पे खर्च किया। भवानी ने अपनी इनकम का 15% चिल्ड्रन एजुकेशन पे और 20% बच्चों की 20% भोजन पे खर्च किया, फूड पे। रिमेनिंग का, यहां रिमेनिंग शब्द आ रहा है। फिर रिमेनिंग का 40% उसने स्पोर्ट्स पे और 30% ट्रांसपोर्ट पे, टैक्सी किराए पे खर्च किया। इस सब के बाद भी उसके पास 10,257 रुपए बच गए। पूछा है भवानी की इनकम क्या है। भवानी पैसा कमाती है, भवानी की मंथली इनकम है। इनकम में से 15% बच्चों की एजुकेशन पे, 20% खाने पे खर्च करते, यानी कि कितना खर्च हो गया? 15% और 20%, 35%। इनकम का 35% उसने खर्च किया चिल्ड्रन एजुकेशन पे प्लस खाने पे, 35% खर्च किया। अब 35% खर्च करने के बाद 15% चिल्ड्रन एजुकेशन पे, 20% फूड पे खर्च किया। इन दोनों पे खर्च करने के बाद 40% ऑफ रिमेनिंग सी स्पेंट एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्ट। क्लियर है मेरे भाई? तो इनकम पे 35% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा, उस बचे पैसे का, रिमेनिंग पैसे का 40% उसने खर्च किया है स्पोर्ट्स पे और 30% ट्रांसपोर्ट पे। रिमेनिंग का 40% खेल पे और 30% ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि रिमेनिंग का 70% उसने खर्च कर दिया। 40 प्लस 30, 70, रिमेनिंग का 70%। और फाइनली उसके पास 10,257 रुपए की राशि बची। फाइनली 10,257 रुपए बचे। पूछा भवानी की मंथली इनकम क्या है, बस निकाल लेंगे। कितना खर्च किया? 35%, 7/20। कितना खर्च किया? 70%, 7/10। 35% खर्च किया, 7/20। 20 में से 7 खर्च किया तो बचा 13। फिर 70% खर्च किया, 7/10 में से 7 खर्च किया, बचा 3 ही आया। तो आएगा जी 200, यानी कि भवानी की इनकम 200 है तो 39 बचा। ध्यान दीजिएगा कि रिमेनिंग शब्द कहां लगा है। रिमेनिंग शब्द यहां लगा है मेरे भाई। 39 की वैल्यू आपको दी है। 39 दूनी 78, 22 दो 24, 245। 245 है तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 240 से 6 कम, 234। तो 245 में से 234 घटाएंगे, 11। तो 263 चला गया भैया। 39 से 170 तो 200 की वैल्यू भी 263 गुणा आएगी। 26 दूनी 52, 2 3 6, 52,600 रुपए। तो 52,600 रुपए इसका आंसर है, सी ऑप्शन, 52,600। क्लियर? आगे चलेंगे। ये बताइए, करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? जल्दी करो बच्चों ये सवाल, जल्दी से।
कर लोगे? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। हाँ जी, हमें बताने की जरूरत तो नहीं है। बी ऑप्शन आ गया सबका, 4,20,000। बता दें? अरे इसमें भी सी ऑप्शन बता रहे हैं। देखो, एक आदमी अपनी मंथली इनकम का 30% किराए पे खर्च करता, 30% किराए पे खर्च किया, फिर रिमेनिंग आएगा सक्सेसिव, रिमेनिंग का 15% खाने पे खर्च किया, ठीक है। अब बची हुई राशि का, रिमेनिंग इनकम का 35% बाकी जो है खर्चे के लिए उपयोग किया, भाई छोटे मोटे खर्चों के लिए। अब उसके पास 1,62,435 रुपए बचे। तो मंथली इनकम कितनी थी? अब कोई डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको बेसिक बताने के लिए मैं एक सवाल में बताता हूं, हर सवाल में थोड़ा ना बनाएंगे भाई। 30% खर्च किया, 3/10, कितना बचा? 10 में से 7 बचा। फिर रिमेनिंग का 15% खर्च किया, 15% यानी कि 3/20 खर्च किया, 20 में से 3 खर्च किया, तो बचा कितना भाई? 17। फिर रिमेनिंग का 35%, 7/20 खर्च किया, 20 में से 7 खर्च किया, तो बचा कितना? 13। कुछ कटेगा तो है नहीं मेरे प्यारे भाई, यही आ जाएगा बच्चों। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, ये रेशियो आ जाएगा। यानी कि अगर, ध्यान सुनिएगा, अगर इनकम ये है, अगर आदमी की इनकम ये है, तो ऐसे ऐसे खर्च करने के बाद, अगर आदमी की इनकम ये है मेरे प्यारे में, इनकम, तो इस हिसाब से खर्च करने के बाद फाइनली उसके पॉकेट में जो पैसा बचेगा, यानी कि जो उसकी सेविंग होगी, फाइनली उसके पॉकेट में जो पैसा बचेगा वो ये होगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू, इस हिसाब से पैसा खर्च करोगे तो फाइनली उसके पॉकेट में इतना पैसा बचेगा, ठीक है। और फाइनली उसके पॉकेट में बचता कितना है? 162,435, 162,435, ये आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। बताओ कितनी बार जा रहा है? काट लीजिए, या सीधी पहले इनकी गुणा ही कर लेते हैं ना, गुणा कर लेते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा आसान रहेगा। 17 × 13 कितना आता है मेरे भाई? 221, 221 सत्ते, 221 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, और 21 सत्ते 147 बटे 4,000, 4,000, ये आ गया मेरे भाई। तो आपको यहां पे फाइनल वैल्यू दी है और इनिशियल वैल्यू पूछी है, इतना सा करना है। अब 1477 से एक बार जाएगा, एक बार। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? 20 में से यदि उसके पास 221, 7 एकम 7 और 21 सत्ते 147, 1477 से एक बार जाएगा, फिर बचेगा कितना मेरे भाई? बचेगा कितना, या सीधा सीधा काट लेते हैं, 1547 आएगा क्या? हाँ 1547 आएगा जी। तभी तो कट कैसे नहीं रहा, 1547 आएगा, 1547। ऐसे गुणा मत करो, सिंपल ऐसे ही कर लो, गुणा मत करो, ऐसे ही कर लीजिए। ये कितना दे रखा है आपका? 162,435 आपको फाइनल वैल्यू दी है रुपीस में, और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। तो एक एक करके ही काट लेते हैं। 17 से काट लीजिए पहले, 17 निम्न 153, 9 बच जाएगा, 17 पंजे 85, 9 बच जाएगा, 17 पंजे 85, 85 के बाद फिर 17 पंजे 85, यार ये तो यही आ गया, ठीक है। 13 से काट लेते हैं, 13 सत्ते 91, 4 5 13 39, 6 13 पंजे 65, फिर 7 से काट लेते हैं, तो 7 से 105 चला गया, तो 105 चला गया, 105, तो ये भी 105 आ जाएगा, 105 गुना, तो ये 4,000 गुणा 105 हो गया। तो 105 चौका 420, 105 चौका 420 के आगे 30 आएगा, ये आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। एक एक करके काट लो या पूरी गुणा करके काट लो, आ जाइए।
सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 6। ये करके बताओ जल्दी से, मैं ये नहीं बताऊंगा, करके बताइए, बस इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। राजन अपनी इनकम का 10% किराए पे खर्च करता है, राजन। फिर रिमेनिंग का 20% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। फिर रिमेनिंग का 40% खाने पे खर्च करता है। फिर रिमेनिंग का 80% बाकी चीजों पे खर्च करता है। उसके बाद इतना खर्च कर लिया, उसके बाद वह बैंक में 5,000 रुपए जमा करता है और 1,480 रुपए अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए खुद पर्स में रख लेता है, अपने पॉकेट में। उसकी मंथली सैलरी क्या है? यानी कि राजन राजन क्या कर रहा है? राजन अपनी मंथली इनकम का 10% किराए पे खर्च करता है। फिर रिमेनिंग का 20% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। फिर रिमेनिंग का 40% खाने पे खर्च करता है। फिर रिमेनिंग का 80% बाकी चीजों पे खर्च करता है। खर्च कर लिया, उसके बाद भी 5,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए और 1,480 रुपए अपने खुद के खर्चे के लिए रख लिए। यानी कि इतना खर्च करने के बाद फाइनली बचा कितना? 5,000 प्लस 1,480, 6,480 रुपए फाइनली बचा। ये उसकी सेविंग है, ये सेविंग है मेरे प्यारे भाई, ये फाइनल वैल्यू होगी। किराए देने के बाद, ट्रांसपोर्ट के बाद, खाने पे खर्च के बाद और बाकी बिल देने के बाद फाइनली उसके पास 6480 बचेगा, जिसमें से 5,000 बैंक में जमा करा, 1,480 खुद रख लिए। अब बताओ क्या आंसर है? अब बताइए क्या आंसर है जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। जल्दी से बताइए क्या आंसर है। ए ऑप्शन 75,000 इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, मुझे लगता है आप कर पाओगे मेरे भाई, समझ भी पाओगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है 7। ये चलो, सवाल नंबर 7 बताओ बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? फटाफट करिए।
ये हाँ जी, सवाल नंबर 7। ये शीट ना गलत कट गई, पुरानी शीट कट गई, मैंने शीट को अपडेट किया, अभी नई शीट लगवा रहा हूं, ठीक है, तो परेशान मत होना। सवाल नंबर 7, कोई बात नहीं, इतनी देर हम सवाल करेंगे। ये मिसलिनियस क्वेश्चन है मेरे भाई, मिसलिनियस। Raju spent 10% and 20% of his income on transport and food respectively. राजू अपनी इनकम का 10% और फूड 20% ट्रांसपोर्ट फूड पे खर्च करता है। ही स्पेंड्स 30% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग। बाकी का 30% वो कपड़ों पे खर्च करता है, बाकी का 30%। बाकी इनकम को वह बचा लेता है। राजू जो है बाकी इनकम को बचा लेता है। सवाल में दिया हुआ है कि उसकी जो बचत है 26,460 रुपए, 26,460 रुपए। तो पूछा है फूड और क्लोथिंग पे मिलाकर, फूड और क्लोथिंग पे मिलाकर कुल कितना खर्च होगा, सवाल में यह पूछा है। बहुत बढ़िया। देखो यहां भी रिमेनिंग शब्द आ रहा है, ही स्पेंड्स 30% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग। रिमेनिंग का 30% क्लोथिंग पे खर्च करता है। लेकिन ये स्पेशल सवाल है बच्चों। क्या है स्टूडेंट? ये एक स्पेशल सवाल है। आप बोलोगे सर इस सवाल में क्या स्पेशल है, वाई दिस कोलावेरी डी यू आर डूइंग। देखिए जब हम रेशियो मेथड लगाते हैं तो रेशियो मेथड से हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। रेशियो मेथड से बीच की जो कैलकुलेशन है, बीच की जो कैलकुलेशन है वो गायब हो जाती है। अगर आप रेशियो मेथड लगाओगे तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो आएगा, बीच की सारी कैलकुलेशन खत्म। लेकिन इस सवाल में बीच की ही इंफॉर्मेशन पूछी गई है, इस सवाल में बीच की ही इंफॉर्मेशन पूछी गई है, इसलिए रेशियो मेथड आसान होता है। लेकिन यहां पे इनकम थोड़ा ना पूछे कि भैया राजू की इनकम क्या है। यहां बीच की इंफॉर्मेशन पूछी गई है कि बताओ फूड पे और कपड़ों पे मिलाकर कितना परसेंट, कितना रुपया खर्च होगा। तो भैया 100 वाला जो मेथड है, 100 वाला जो मेथड है, उसमें यह पता होता है कि कहां कहां कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो अगर बीच की इंफॉर्मेशन पूछी है कोई मिडिल की, तो ऐसे सवालों को हम 100 मान के बनाते हैं। मान लिया जैसे राजू की इनकम 100 है, माना राजू की इनकम 100 है, मैंने 100 मान लिया, 100 100 है। अब राजू अपनी इनकम में से 10%, 100 का 10% कितना होता है 10, वो खर्च करता है फूड पे, फूड पे 20%, 100 का 20% कितना होता है 20, 20 खर्च करता है वो ट्रांसपोर्ट पे। इस पे ट्रांसपोर्ट पे मेरे भाई। तो राजू अपनी इनकम का 10% 10% खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पे, बाकी 20% फूड पे। उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया। राजू अपनी इनकम का 10% करता है ट्रांसपोर्ट पे और 20% खर्च करता है फूड पे, ऐसा है ना। राजू स्पेंड 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड रेस्पेक्टिवली। राजू अगर 100 कमाता है तो 100 में से 10 ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, 20 फूड पे खर्च किया। तो खर्च करने के बाद बचा कितना, 100 में से 10 और 20 30 खर्च किया, बचा 70। तो कितना बचा मेरे भाई, 70 बचा। क्लियर है? अगर राजू 100 कमाता है तो 100 में से 10 ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, 20 फूड पे खर्च किया, बचा 70। अब आगे बोला है रिमेनिंग का 30% कपड़ों पे खर्च करता है। रिमेनिंग है 70, रिमेनिंग का 30%, 70 का 30% कितना होता है 21, 70 का 30% होता है 21, 21 खर्च करता है कपड़ों पर। रिमेनिंग 70 है, 70 का 30% 21 होता है, 21 खर्च करता है कपड़ों पर। 70 में से 21 खर्च किया, फाइनली कितना बचत किया 49, फाइनली उसके पास कितना बचा 49 बचा। और सवाल के अनुसार उसकी बचत है कितनी, फाइनली उसके पास 26,460 रुपए बचे। क्लियर है? तो यहां हमें 100 मान के बनाना होगा, क्योंकि जब हम 100 मान के सवाल करते हैं तो ये एक एक कैलकुलेशन पता होते हैं कि ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च हुआ, फूड पे कितना खर्च हुआ, क्लोथ्स पे, हर एक डाटा की जानकारी होती है। सवाल में पूछा है खाने पे और कपड़ों पे मिलाकर कितना खर्च हुआ। खाने पे 20 खर्च हुआ है, कपड़ों पे 21 खर्च हुआ है, तो खाने पे और कपड़ों पे मिलाकर कितना खर्च हुआ, 20 और 21 41 खर्च हुआ, 41। तो आपसे 41 यूनिट की वैल्यू पूछी है।
41 यूनिट की वैल्यू पूछी है आपसे। आई बात समझ में? खाने पे 20 खर्च हुआ, कपड़ों पे 21, टोटल 41 खर्च हुआ। 41 की वैल्यू पूछी है। 49 की वैल्यू 26,460 है। कितने गुना? 49 पंजे 245, 245 के बाद 19 बच जाएगा ना, 196। 49 चौका 196, 540 गुना। तो 41 की वैल्यू भी 540 गुना आ जाएगी मेरे भाई। एंड में जीरो के बाद 4 आएगा, गुणा कर लेते हैं इतने। अरे यार, तो 41 के लिए 540 कितनी हो जाएगी? 540 गुना हो जाएगी। कितना आएगा? जीरो, ये 41 चौका 164, 4 16, 41 पंजे 205 और 16 221, तो 22140 रुपीज। ठीक है, 9 का मल्टीपल आ जाएगा। 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। 540 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो। कर लोगे? मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया है। आगे चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट, ये बताइए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 8। करो। ये जो चल रहा है ये है मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है मेरे भाई, ये जो अब चल रहे हैं ये हैं मिसलेनियस क्वेश्चन के। सब पानी करना, जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। ये देखिए, एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर का सवाल है। सीजीएल 2023 का बहुत गजब का सवाल है। सवाल बेशक सीजीएल के पेपर में आया है, लेकिन यह सवाल बैंकिंग का कॉपी है। बैंकिंग में इतने लंबे चौड़े सवाल आते हैं। प्री के पेपर में आया, लेकिन लेवल इसका मेंस वाला है। बहुत ध्यान से सोच समझ के करिएगा तो ही कर पाओगे। एक एक लाइन ढंग से पढ़नी है। सवाल के सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है। जो दम है वो खुद सवाल में है। खुद सवाल में दम है, सॉल्यूशन में दम नहीं है। एक परिवार की इनकम एक महीने में 35,000 रुपए है। ये इनकम एक्सपेंडिचर के मिसलेनियस सवाल हैं? हाँ, एक परिवार की एक महीने में इनकम 35,000 रुपए है। परिवार अपनी इनकम को अलग अलग चीजों पे खर्च करता है, अलग अलग एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है, जैसे कि फूड पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे और रेंट पे। आफ्टर इंकरिंग ऑल द एक्सपेंडिचर, सारा एक्सपेंडिचर करने के बाद 8% इज सेव्ड एवरी मंथ। सारा खर्च करने के बाद 8% महीने में बचत होती है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड। फूड पे जो एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ के जो है 50% ज्यादा है। वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, फूड पे खर्च एक्सपेंडिचर का 3 गुना है, एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो हाफ है मेरे प्यारे भाई, हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन का आधा है। इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, आगे एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 1/3 ऑफ कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्च किया जाता है। देख रहे हो, एक बार में सवाल पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए धीरे धीरे करके पढ़ना है, धीरे धीरे।
एक आदमी की इनकम 35,000 रुपए मुझे दिया गया। देखो एक आदमी की टोटल इनकम कितनी होती है? 100%। टोटल इनकम आदमी की 100% होती है और वही 100% इंसान खर्च करता है। कहां कहां खर्च कर रहा है? फूड पे खर्च कर रहा है भाई, हेल्थ पे खर्च कर रहा है, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है, एंटरटेनमेंट पे फिल्म भी देखता है, और रेंट पे खर्च कर रहा है, रेंट पे। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, यहां आदमी का खर्चा हो रहा है। ये सारा पैसा खर्च करने के बाद आदमी 8% की हर महीने बचत भी करता है। यानी कि अगर आदमी की इनकम 100% है तो 100% में से 8% की वो बचत करता है, 8% की। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन लिखनी है। 100% अगर इनकम है तो वो 8% बचत कर रहा है। यानी कि इन सब चीजों पे मिला के कितना खर्च हुआ है? फूड, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, रेंट पे, इन पे कितना खर्च हुआ? 92% खर्च हुआ, 92%। 100% में से अगर 8% बचत है तो कुल 92% बाकी का खर्चा है। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन फूड। हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है फूड से 50% ज्यादा है। हेल्थ पे एक्सपेंडिचर फूड से 50% ज्यादा है। 50% मतलब 1/2। अगर फूड पे 2 खर्च है तो हेल्थ पे 50% ज्यादा 3 खर्च है। ये लाइन आ गई। उसके बाद वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। फूड पे जो एक्सपेंडिचर है, फूड पे जो खर्चा है, भोजन पे जो खर्चा है, मनोरंजन पे होने वाले का 3 गुना है। फूड पे खर्चा एंटरटेनमेंट का 3 गुना। अगर एंटरटेनमेंट पे 1 रुपए खर्च होता है तो फूड पे 3 रुपए खर्च होता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर। तो भाई एक रेशो ये है, एक रेशो ये, 2 रेशो अलग अलग है। तो यहां फूड 2 है या 3 है? गलत बात है ना। 2 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर 6 मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि 2 और 3 ऐसा नंबर जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 6 मान लिया कि माना फूड पे 6 खर्च होता है। माना फूड पे खर्च 6 है। पहली लाइन पे खड़ो, पहली लाइन पढ़ो। हेल्थ पे जो खर्च है वो फूड से 50% ज्यादा है। अगर हेल्थ पे 6 खर्च है, सॉरी फूड पे 6 खर्च है तो हेल्थ पे 50% ज्यादा है। 6 से 50% ज्यादा हेल्थ पे खर्च आ गया 9। सवाल में ये बोला है फूड पे जो खर्च है वो एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। अगर फूड पे 6 खर्च हो रहा है तो ये एंटरटेनमेंट के खर्च का 3 गुना, यानी कि एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च है? 2। मैंने 2 रेशो कंबाइन कर दिया। हेल्थ पे खर्च फूड से 50% ज्यादा, 6 से 50% ज्यादा 9 होता है। एंटरटेनमेंट पे 2 खर्च हो रहा है, 2 से 3 गुना 6। फूड पे 6 खर्च हो रहा है। ये आ गया। अगली लाइन। हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं है सवाल करना, बहुत सारे बच्चों की हैसियत से बाहर है ये सवाल। आगे पढ़िए। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन का आधा है। हेल्थ का खर्चा एजुकेशन का आधा है। उल्टा भी तो कह सकते हैं। अगर हेल्थ का खर्चा एजुकेशन का आधा है तो उल्टा ये होगा कि एजुकेशन का खर्चा हेल्थ का डबल है। अगर हेल्थ पे 9 खर्च हो रहा है तो एजुकेशन पे डबल 18 खर्च हो रहा है। 18, यानी कि एजुकेशन का खर्च 18 आ गया। एजुकेशन पे 18 खर्च होगा तो 18 का आधा 9 हेल्थ पे खर्च होगा। ये आ गया। आगे पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 1/3 ऑफ कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। रेंट का जो खर्चा है वो फूड, हेल्थ और एजुकेशन के कंबाइंड एक्सपेंडिचर का 1/3 है। रेंट पे जो एक्सपेंडिचर है वो फूड, हेल्थ और एजुकेशन का 1/3 है। फूड, हेल्थ और एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है? 6 और 9 15, 15 और 18 33। 33 का 1/3, 33 का 1/3 यानी कि 11। तो रेंट पे खर्च 11 है। आ गया बात समझ में? रेंट पे जो खर्च है फूड, हेल्थ और एजुकेशन के कंबाइंड खर्च का 1/3 है। फूड, हेल्थ और एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है? 6 9 15 18 33। 33 का 1/3 11। ये सबके खर्चों का रेशियो आ गया। ये सबके खर्चों का रेशियो आ गया। रेशियो निकाल लिया हमने सबके खर्चे का। बोला एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है। वैसे एजुकेशन पे खर्च 18 आ रहा है। 18 18 मतलब 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल तो आने वाला, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ए। पर मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा।
यहां तक समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। सवाल में यह दिया है कि एजुकेशन पे खर्च कितना हुआ। एजुकेशन पे एक बात बताइए मेरे भाई, टोटल जो खर्चा है 92% के बराबर है, 92%। टोटल खर्चा जो हो रहा है फूड, हेल्थ, एजुकेशन, रेंट, एंटरटेनमेंट पे इस रेशियो में हो रहा है, जबकि ये कुल खर्चा 92% के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 100% में से 8% बचत है, 92% खर्चा है। ये कुल खर्चा है कितना? 6 9 15 18 33, 33 2 35 और 11 46, टोटल 46 हो रहा है रेशियो में। पर अगर मैं सारे रेशियो को जोड़ दूं, 6 9 15 18 33 2 35 11 46 हो रहा है, जबकि टोटल खर्चा है कितना? 92%। तो 46 की वैल्यू 92% है, दुगुना। तो यानी कि एजुकेशन पे खर्च भी 18 का दुगुना 36%। तो एजुकेशन पे 36% खर्च होता है। एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है? 36%। यानी कि परिवार अगर एक महीने में 35,000 रुपए कमा रहा है, तो 35,000 रुपए का 36% एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। यही तो पूछा है, एजुकेशन पे खर्चा कितना आएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो 35 7 से भी कटेगा, 36 में 9 आ रहा है, 9 से भी कटेगा। ना ये नंबर 9 से कटता है, ना ये कटता है, ना ये कटता है। ये नंबर 9 से भी कट रहा है, 7 से भी, यही आंसर है 12,600। ठीक है जी, बहुत भयंकर सवाल है, पेपर में आया था। मुश्किल से अगर 100 बच्चों को पेपर देने बिठाया होगा तो 5-7 बच्चों ने किया होगा, 95% से नहीं होगा। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल टाइम टेकिंग है, सवाल को करने में समय लगेगा, मुश्किल नहीं है सवाल। ठीक है, तो ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, आप इनकी हैसियत देख लो कितनी बड़ी है। एक और दिखाते हैं आपको, सवाल नंबर 9। ये देखिए बच्चे, सवाल नंबर 9 मिसलिनियस क्वेश्चन एक और। मैं ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बना के करा रहा हूं, सीपीओ 2019, सीजीएल मेंस 2021, 2 बार एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई, ये वाला 2 बार मिसलिनियस क्वेश्चन है। इसकी कोई जात बरादर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे भाई, बस जैसे सवाल है वैसे वैसे करते जाओ। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज 50,000। एक आदमी की मंथली सैलरी 50,000 रुपए। ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस ई, टैक्सेस टी, फिलेंथ्रॉफी पी एंड रेस्ट वर इज सेविंग्स। देखो, एक आदमी की मंथली सैलरी 50,000 है, 3 चीजों पे खर्च करता है। एक तो उसका पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस है जिसको ई नाम दिया है, दूसरा वो टैक्स देता है टी, क्लियर है, दूसरा वो टैक्स देता है टी, और तीसरा वो फिलेंथ्रॉफी समाज सेवा का काम करता है पी, और बाकी मेरे दोस्तों वो जो बचाता है वो उसकी सेविंग्स है। समझ में आया? तो एक आदमी 3 चीजों पे खर्च करता है बेसिकली, पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस को ई नाम दिया है, टैक्स जो जमा करता है टी नाम दिया है, समाज सेवा पे जो पैसा खर्च करता है चैरिटी में उसको पी नाम दिया है। ई वॉज 50% ऑफ इनकम, पढ़ते जाइए। ई वॉज 50% ऑफ इनकम, ई इनकम का 50% है। टी वॉज 20% ऑफ टी, ई का 20% है। पी वॉज 15% ऑफ टी, पी टी का 15% है। आगे, वेन हिज सैलरी गॉट रेस्ड बाई 40%, जब उसकी सैलरी 40% बढ़ती है, जब उसकी सैलरी 40% बढ़ती है, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, उसने ई के लेवल को उस ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन किया। इसका मतलब उसने ई के परसेंटेज में, आदमी की सैलरी 40% बढ़ गई, उसने ई के परसेंटेज में कोई चेंज नहीं किया। मतलब क्या है? ई जो है इनकम का 50% है, तो अब भी ई इनकम का 50% है। पहले क्या था? ई इनकम का 50% था, अब भी ई इनकम का 50% है। लेकिन टी बिकेम 30% ऑफ ई, टी ई का 30% हो गया, बदल गया ना। पहले टी ई का 20% था, अब टी ई का 30% हो गया। एंड पी बिकेम 20% ऑफ टी, पी टी का 20% हो गया। तो आपसे पूछा है उसकी नई सेविंग्स
अर्लियर सेविंग से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। नई सेविंग पिछली सेविंग से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, परसेंटेज में पूछा है। इस 50,000 रुपए की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। जब आंसर परसेंटेज में ही बताना है तो एग्जैक्ट वैल्यू की क्या जरूरत है भैया। मैंने ये मान लिया कि माना आदमी की इनकम 100 रुपए है, मान लिया आदमी की इनकम 100 रुपए, ये मैंने मान लिया 100 रुपए आदमी की इनकम है। अब 100 में से ध्यान सुनिएगा, अगर आदमी 100 रुपए कमाता है तो ई वॉज 50% ऑफ इनकम, ई इनकम का 50% है, 100 का 50% 50। उसके बाद टी वॉज 20% ऑफ ई, टी ई का 20% है। अगर ई 50 है तो 50 का 20% कितना होता है 10, यानी कि टी 10 है। उसके बाद पी वॉज 15% ऑफ टी, पी जो है टी का 15% है, 10 का 15% क्या होता है 1.5, तो पी 1.5 है, पी जो है 1.5 है मेरे भाई। बाकी उसके सेविंग्स है, तो मुझे बताओ सेविंग है कितनी, बाकी सेविंग है कितनी, जल्दी से बताइए भाई। इनकम 100 है, 100 में से खर्चा घटा दो बाकी बचत आएगी। 100 में से 50 और 10 60 घटाया 40 आया, 40 में से 1.5 घटाया तो 38.5। तो आदमी की सेविंग 38.5 है। 100 में से घटा दे, इनकम में से 50 10 60 और 1.5 61.5 घटा दिया, सेविंग आ गई। आदमी की सेविंग 38.5 है। करना पड़ेगा, अगर इतना पेशेंस हो तो ही समझना, वरना मेरे प्यार में मत करना। कभी कभी एसएससी में बैंकिंग के सवाल की झलक आ जाती है, कभी कभी एसएससी में तो एक आध सवाल ऐसे आते हैं, बैंकिंग में 100% सवाल ही ऐसे आते हैं सारे ही। अब क्या हुआ, अब उसकी सैलरी 40% बढ़ गई। व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40%, इनकम 40% बढ़ गई, यानी कि इनकम अगर पहले 100 थी, अगर इनकम पहले 100 थी तो अब 100 से 40% बढ़ के 140 हो गई। अगर इनकम पहले 100 थी तो अब 40% बढ़ के 140 हो गई, ठीक है। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, उसने ई के परसेंटेज में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि सवाल में यह बोला गया है ई इनकम का 50% था, अब भी ई इनकम का 50% है, परसेंटेज में चेंज नहीं किया। ई के परसेंटेज में कोई चेंज नहीं किया। ई क्या है, ई इनकम का 50% है, तो आज भी इनकम बढ़ चुकी है, इनकम बढ़ने के बाद भी ई इनकम का 50% है। इनकम है 140, तो 140 का 50% यानी कि आधा 70 होता है। 140 का 50% क्या होता है 70, ई 70 है। बट टी बिकम 30% ऑफ ई, टी जो है ई का 30% हो गया। अब 70 का 30% क्या होता है, परसेंट से 2 जीरो काटो 21 आ गया। एंड पी बिकम 20% ऑफ टी, पी जो है टी का 20% हो गया, टी 21 है, 21 का 20% क्या होता है 21 दूनी 42, 4.2, तो पी आपका 4.2 आ गया, 4.2। क्लियर, क्लियर, आप बोलोगे यस सर क्लियर। अब बताओ बचत क्या आ जाएगी, सेविंग। अब बचत कितनी होगी, 140 में से घटा दो, 140 में से 70 घटाओ 70 आएगा, 70 में से 21 घटाओ 49 आएगा, 49 में से ये और 4.2 घटाओ तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 44.8 आएगा, 44.8। तो अब उसकी बचत 44.8 है, ठीक है भाई। 44 4 48 और 49 और 21 70, बिल्कुल बढ़िया है ना। 140 में से इन तीनों को घटा दिया, 70 घटाया, 70 में से 21 घटाया 49, 49 में से 4.2 और घटाया 44.8। बोला है उसकी नई सेविंग पुरानी सेविंग से कितने परसेंट कम या ज्यादा, यानी कि उसकी पहले सेविंग 38.5 थी, अब 44.8 हो गई। तो नई सेविंग जो है पुरानी सेविंग से बढ़ी है ना मेरे भाई, बढ़ी है, तो यानी कि लेस वाला तो आंसर नहीं है। तो उसकी जो सेविंग है, नई जो बचत है पुरानी सेविंग से बढ़ी है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, आंसर इन दोनों में से एक होगा। अब देखो कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखोगे तो एक ऑप्शन यहां 10% से कम है, एक ऑप्शन 10% से ज्यादा है, तो आप ना ये देखो 10% से कम बढ़ा या ज्यादा है। 38.5 से 44.8 कितना ज्यादा है, 3, 44 और -38 कितना आएगा 6.3, 6.3 बढ़ गई सैलरी।
उस आज सॉरी आदमी की सेविंग कितनी बढ़ गई? 6.3 बढ़ी है। तो क्या ये 10% से ज्यादा है? अगर आदमी की पहले सेविंग 38.5 थी तो 38.5 का 10% निकालेंगे तो एक 10 से भाग हो जाएगा 3.85। लेकिन सेविंग तो 6.3 बढ़ी है, 10% से ज्यादा है। 38.5 का 10% ये होता है, लेकिन सेविंग बढ़ी है 6.3, यानी कि सेविंग 10% से ज्यादा बढ़ी है। 10% से ज्यादा सेविंग बढ़ी है, तो एक ही आंसर आ सकता है डी। एक ही आंसर है, बात खत्म। बताओ कैसे लगे बच्चों ये दोनों सवाल आपको मिसलिनियस? ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से कराई, आप ही के पेपर में प्रीवियस सर के पूछे गए। बस फर्क यह है कि टीचर, बाकी टीचर इनको बैच में स्किप कर देते क्योंकि उनको जल्दी खत्म करना है, और मैं स्किप नहीं करता, मैं पढ़ा देता। ठीक है, ये जानते हुए भी कि 90% तैयारी करने वाले बच्चे इस लेवल के सवाल को कांप जाएंगे, उसके बावजूद भी मैं उन 10% बच्चों का ध्यान रखता हूं जो एवरेज से थोड़े अच्छे हैं पढ़ाई में। कमजोर बच्चा भी सीख सकता है, बस वो थोड़ा ज्यादा मेहनत करेगा। एक बार मैंने समझाया, एक बार वो घर पे जाके करे, बार बार पढ़े, किताब में से लगाए, तब जाके होगा। हाँ जी, पेपर में इतना टाइम लगेगा, पेपर में इतना लिखना पड़ेगा। आप ये सोचो कि इस सवाल को करने का कोई फॉर्मूला दे के मर गया है या इसकी कोई ट्रिक है, तो ऐसा नहीं है भाई। पेपर में हर तरीके के सवाल आते हैं। अब आप ये समझो मेरे दोस्त कि आपके पेपर में ये वाला सवाल आ गया, ये वाला क्वेश्चन, तो इस सवाल को करने में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेगा। 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये सवाल आ गया आपके पेपर में, तो इसको करने में हो सकता है आपको 2 मिनट तक लग जाए, 1.5 से 2 मिनट लग जाए आपको, 1 से 2 मिनट लगेगा। तो ऐसे हर लेवल के सवाल आते हैं, कोई 10 सेकंड में हो रहा है, कोई 20 सेकंड में हो रहा है, कोई 1 मिनट में हो रहा है। ठीक है, समझ में आया जयसिंह सर कैसे 10% से ज्यादा आएगा? देखो मेरे भाई, आदमी की सेविंग पहले 38.5 थी, अब सेविंग जो है 44.8 हो गई। तो पूछा सेविंग कितने परसेंट बढ़ गई, यही पूछा है। देखो, जो बेस जो होता है वो 100% होता है, इनिशियल वैल्यू हमेशा 100% होती है। अब 38.5 से 44.8 कितना बढ़ा? 6.3 बढ़ गया। सेविंग कितनी बढ़ी? 6.3 बढ़ी। तो आप मुझे बताओ, ये इनिशियल वैल्यू है, इसका 10% क्या है? कि एक ऑप्शन 10% से कम, एक 10%। इनिशियल सेविंग है 38.5, 38.5 का 10% होता है 3.85, 3.85। अब 10% 3.85 होता है, ये तो 6.3 है। 3.85 से बड़ा नंबर है ना 6.3, अगर बड़ा नंबर है यानी कि 10% से ज्यादा बड़ा है। ठीक है केशव, लगा दो। तो ऐसे क्वेश्चन स्किप भी कर दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, स्किप आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, लेकिन प्री में तो चलो स्किप कर दोगे, मेंस में अगर करोगे तो, मेंस में तो एक सवाल 3 नंबर का है, और 3 नंबर से नौकरी हां या ना हो जाती है। स्किप करने का ऑप्शन तब था मेरे भाई, जब पेपर मेरे भाई 100 नंबर के गणित, 100 सवाल आते थे गणित के, 200 सवाल अंग्रेजी के आते थे। अरे 100 सवाल गणित के आ रहे हैं, चलो 2-3 सवाल ऐसे स्किप कर दिए। अंग्रेजी के 200 सवाल आ रहे हैं, चलो 4-5 स्किप कर दिए। आज सवाल ही कम है, 30 सवाल पूछे जा रहे हैं, एक सवाल स्किप कर दिया तो आप सीधा, अगर आपने एक सवाल स्किप कर दिया तो आप ये मत सोचो कि आप 5-10 बालक पीछे हुए, आप हजारों सीढ़ी नीचे खिसक गए, हजारों, क्योंकि एक एक नंबर पे सैकड़ों बच्चे आते हैं। केशव ये ब्लॉक नहीं है?
वो पुराना पैटर्न था ना 2020 के टाइम पे, जब गणित के 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश के 200 सवाल आ रहे, चलो 2-4 सवाल मुश्किल आ गए, बच्चों ने स्किप कर दिए, 100 में से 98 कर दिए। आज तो 30 में से 25 सवाल करके आओ तुम गणित के, मैं भी देख लूं कैसे नौकरी लग जाए तुम्हारी। आप पेपर में 30 में से 25 सवाल गणित के करके आओ और खुश करो कि मेरी नौकरी लग जाएगी। एक धेला चांस नहीं नौकरी लगने का, एक धेला जो चांस हो। यही है। हाँ, अपडेट करा दो, ठीक है भाई। अभी आपने एक आध बार पेपर दिया नहीं है ना, एक बार पेपर देके जरा फेल वेल हो लो तो पता चलेगा। ठीक है जी, चलिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं। अभी जो मैंने शीट लगा दी थी वो पुरानी शीट लगा दी थी, अब मैंने शीट को अपडेट कर दिया है। शीट को हमने अपडेट कर दिया है, ये बताइए बच्चे जरा। सवाल नंबर 6, इस सवाल का आंसर क्या है? CHSL 2024 के प्री में आया है ये क्वेश्चन, बताइए। जल्दी से बताओ बच्चों, इसका क्या आंसर है? मैं नहीं बताऊंगा, CHSL के प्री में आया है। सर ये सब क्वेश्चन अनलकी स्टूडेंट में ही आता है, अनलकी स्टूडेंट मैं ही हूं। हाँ देखो, लक्की भी बात होती है मेरे भाई। अब एक बात बताओ, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की शिफ्ट में ये सवाल आ गया और दूसरे की शिफ्ट में ये वाला सवाल आ गया। अब जिसकी शिफ्ट में ये आ गया उसकी तो लंका लग गई ना, लंका लग जाएगी उसकी, उसको टाइम ज्यादा लग जाएगा। पेपर में ये थोड़ा ना देखा जाता है। पेपर जब सेट होता है ना तो एग्जामिनर के पास कंप्यूटर से पेपर होता है, कंप्यूटर में क्वेश्चन डाल दिए, सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर जो अपने आप पेपर में क्वेश्चन फीड करके बनाता रहता है। उसमें ये नहीं चेक होता कि कौन सा पेपर हार्ड बना, कौन सा मुश्किल, किसमें कितने टफ सवाल चले गए। सबका आंसर आ गया। 35% खर्च करता है, फिर रिमेनिंग का 4/13 खर्च करता है, फिर 6300 रुपए बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची राशि के 20% के बराबर है। उसकी मंथली इनकम कितना है? देखो, एक आदमी ने 35% खर्च किया, 35% का मतलब 7/20 खर्च किया, 35% 7/20, 20 में से 7 खर्च किया तो बचा कितना? 13 खर्च किया। फिर रिमेनिंग का 4/13 ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, रिमेनिंग का 4/13 खर्च किया, यानी कि 13 है, रिमेनिंग में से 13 तो 4 खर्च कर दिया, 13 में से 4 खर्च कर दिया, बचा 9। उसके बाद मेरे प्यारे भैया उसने खर्च किया फूड पे और ट्रांसपोर्ट पे। 35% फूड पे खर्च किया, फिर रिमेनिंग का 4/13 ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। कुछ और पैसा खर्च करता है और हर महीने 6300 रुपए बचाता है, जो कि फूड और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद बची राशि का 20% के बराबर है। देखो मेरे भाई, मैं ये कह सकता हूं
कि फूड पे और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद बची राशि ये होगी। फूड पे और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद अगर इनिशियल वैल्यू ये है तो फाइनल राशि ये होगी। सवाल में बोला है फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद भी वो कुछ पैसा खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 20%। 20% यानी कि 1/5, सॉरी, वह कुछ और पैसा खर्च करता है और 6300 रुपए बचाता है। जो 6300 रुपए बचा रहा है वो फूड और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद बची राशि का 20% है। यानी कि इस राशि का 20% मेरे दोस्तों उसने बचाया। इसका 20%, 20% मतलब 1/5 उसने बचा लिया। तो 1/5 से गुणा और कर देंगे। 13 से 13 कट गया तो 9/20 पंजे 100, 9/100 आ गया। यानी कि उसकी इनकम 100 थी तो फाइनली 9 बचा। 9 की वैल्यू 6300 है, 700 गुना, 700 गुना। तो 100 की वैल्यू भी 700 गुना आएगी मेरे भाई, 70,000 रुपए। 70,000 रुपीज उसकी इनकम है, 70,000। समझ में आया? कितना बढ़िया सवाल था। चलिए ये एक सवाल और करा रहे हैं आपसे, बैंकिंग के पेपर में आया है बच्चों। ये जो सवाल है ये बैंकिंग के पेपर में आया है, 7 नंबर। करो, नई शीट है बेटा, अपडेटेड शीट। बैंकिंग का बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। एक आदमी फूड पे अपनी इनकम का 12.5% खर्च करता है फूड पे, और रिमेनिंग का 18:3/4, 18:3/4 मतलब 18.75%। रिमेनिंग का 18.75% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, और रिमेनिंग 20% वो एजुकेशन पे खर्च करता है। एजुकेशन पे उसका कुल खर्च, बहुत बढ़िया बात है ये। सवाल में क्या दिया? उसका कुल खर्च 3450 रुपए है। तो उसकी इनकम बताइए। एसबीआई क्लर्क के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, हल्का सवाल। एक आदमी, रिमेनिंग शब्द आ रहा है सक्सेसिव, एक आदमी अपनी इनकम का 12.5% खर्च करता है। 12.5% खाने पे, 1/8। 8 था तो एक खर्च कर दिया, बचा 7, मल्टीप्लाई। फिर रिमेनिंग का 18.75%, भाई 6.25%, 1/16। 6.25% का 3 गुना है, 3/16। रिमेनिंग का 3/16 खर्च करता है। 16 में से 3 खर्च किया तो बचा कितना? 13। फिर रिमेनिंग का 20% एजुकेशन पे, 20% मतलब 1/5। रिमेनिंग का 20%, 1/5 एजुकेशन पे खर्च किया। 5 में से 1 खर्च किया तो बचा 4। सीधी सीधी मल्टीप्लाई। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। 4 से 16 4 बार कट गया तो आएगा 5 चौक 20 अट्ठे 160 और 13 सत्ते 91। ये क्या आ गया? ये पता चल गया कि अगर आदमी की इनिशियल इनकम 160 है, अगर आदमी की इनिशियल इनकम 160 है, तो इस हिसाब से पैसा खर्च करने के बाद, इतना इतना पैसा खर्च करने के बाद फाइनली उसके पॉकेट में 91 यूनिट बचेगा, 91 यूनिट बचेगा। हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। इनकम अगर 160 है तो खर्च करने के बाद फाइनली उसके पास 91 यूनिट बचेगा। लेकिन सवाल में उसकी बचत नहीं दी, सवाल में दिया खर्चा 3450 है। यही लॉजिक है। अरे भाई खर्च कितना हुआ आदमी का? अगर कोई आदमी 160 यूनिट कमाता है और बाद में 91 यूनिट बचता है तो उसने खर्च कितना किया है मेरे प्यारे भाई? तो मैं ये कह सकता हूं उसने खर्च किया है 69 यूनिट खर्च हुआ है उसका। बोलो हां कि ना? अगर 160 में से पैसा खर्च करने के बाद 91 यूनिट बचा तो फाइनली उसने खर्च कितना किया है? इनकम में से सेविंग घटाएंगे, खर्चा 69 आ गया। क्लियर? और उसका खर्चा है कितना? 3450 रुपए। बताओ कितने गुना है भाई? 60 पंजे 300, 9 पंजे 45, 50 गुना आ गया मेरे भाई। 50 टाइम्स है 50 गुना। अगर ये 50 गुना है तो आदमी की इनकम भी 50 गुना होगी। 160 का 50 गुना 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए उस आदमी की इनकम है। बी ऑप्शन।
बैंकिंग के पेपर का सवाल है ये। 5,000 नहीं है, जो 5,000 बता रहे हैं वो पागल हैं। 8,000 आंसर है, क्योंकि सवाल में अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए ना, सब में फाइनल सेविंग दी हुई थी। सेविंग यहां बेटे क्या दिया हुआ है? खर्चा दिया। खर्चा कैसे आएगा? जब इनकम में से सेविंग घटाओगे। इसलिए सवाल बैंकिंग में आया था। 90% बच्चे, 99% बच्चे नहीं कर पाए होंगे सही। ठीक है, चलो बस ये खत्म हो गया। आय खर्चा बचत के सवाल ये एंड हो गए। कल से मेरे प्यार भी मैं आपको यहां इनकम वो लास्ट बताऊंगा मेरे भाई। कल से वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन वाले सवाल। मजा आया? मजा आया मेरे भाई? अच्छा सचिदानंद सिंह जी, कैसी लगी आपको आज की क्लास के सवाल? कुछ सीखा आपने? अच्छे सवाल हुए, बढ़िया क्लास भी रही मेरे भाई। कल हम मेरे प्यारे भाई अपना आखिरी कॉन्सेप्ट इलेक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे। अपनी तरफ से भी देखो, मैंने आय खर्चा बचत के, हाँ हमने आय खर्चा बचत के मेरे प्यारे भाई काफी सारे क्वेश्चन किए, लेकिन जितने मैंने कराए प्रीवियस ईयर में और ज्यादा सवाल आए हुए हैं। अगर आप हमारी बुक से मेरे प्यारे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और भी आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपका दिमाग खोल दिया। मेरा मकसद सवाल करवाना नहीं है, मेरा मकसद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। अब आपके सोचने की क्षमता इतनी बढ़ गई है कि अगर आप यहां से सॉल्व करोगे इस बुक से तो आप ज्यादातर सवाल बना पाओगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, प्रैक्टिस करना। अब कल आपकी क्लास नहीं होगी, क्लास होगी मेरे भाई मंडे को। कल सैटरडे है। अब यार बीच में ना बहुत सारे, अभी रिजल्ट आया ना एसएससी सीजीएल का, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे मिलने आते हैं, मिठाई लाते हैं। भाई हर बच्चे को टाइम देना होता है, कोई क्लास के बीच में आ जाता है तो मुझे सही नहीं लगता कि क्लास स्किप हो। बीच में 1-2 क्लास स्किप हुई हैं, तो कल सैटरडे वाले दिन मैं फ्री हूं, मैं कोई क्लास नहीं लूंगा। और जितने भी हैं टॉपर जो हमसे मिलना चाह रहे थे, मिलने आना चाह रहे थे, जो बहुत दूर के हैं, भाई कोई वेस्ट बंगाल का है, झारखंड का है, उड़ीसा का है, उनको तो हम पहले हाथ जोड़ देते हैं। भाई अपना किराया भाड़ा लगा के मत आइए मेरे भाई, वीडियो कॉल पे बात कर लो या मैसेज कर लीजिए, वही ठीक है। जो नजदीक के बच्चे उनकी भावनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं, वो आ पाते हैं। तो कल मैं बुला रहा हूं, कल बहुत सारे बच्चे 100-150 टॉपर अकेले मिलने आने वाले हैं कल। बस वही है, कल बच्चों से मुलाकात होगी, ठीक है ना? तो उनके साथ वीडियोस भी बनाएंगे, चैनल्स पे आएंगी। ठीक है जी, मंडे को हमारी मुलाकात होगी। बाय। शीट लेकिन मैं अपडेट करा दूंगा, अपलोड भी करा दूंगा। शीट के सवाल खुद से लगाने की कोशिश करिएगा।